हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, ये NCERT 11th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है जो कि हिंदी में है। अध्याय नंबर है 7 और अध्याय का नाम है जंतुओं में संरचनात्मक संगठन अर्थात स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का 4 वीडियो पहले ही बना दिया है, यह 5वां वीडियो है। अगर आपने उस सब वीडियोज को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उन सब वीडियो को भी देख लीजिएगा ताकि यह चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ सके। फ्रेंड्स, यह पूरा वीडियो सीरीज आपके बोर्ड एग्जाम्स प्लस नीट दोनों के लिए लाभदायक है क्योंकि मैं पूरा NCERT इसमें कवर करता हूं। अगर आप भी इन परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही समय पे मिल सके। तो चलिए अब आज का हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है केंचुआ। आज हम लोग पूरा केंचुआ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं केंचुआ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं हम लोग अर्थवर्म हिंदी में, ठीक है। और यह एक एनिलिडा संघ का सदस्य होता है। सबसे पहले हमें जानना है कि केंचुआ किस सदस्य का है, तो ये एनिलिडा संघ का एक सदस्य है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि इसका आवास और स्वभाव कैसा होता है। यह एक मुक्त स्थलीय अकशेरुकी प्राणी है। ये रात्रिचर प्राणी है। देखिए क्या है, पहले कि मुक्त है, स्थलीय है, अकशेरुकी है और रात्रिचर है। यानी इसमें कशेरुक नहीं होता, यानी रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। प्लस ये कहाँ पे रहते हैं, तो स्थल पे रह जाते हैं। और ये रात्रिचर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दिनों में ये बिलों में रहते हैं और रात में बाहर निकलते हैं। बिल मिट्टी को छेद कर व निगल कर बनाते हैं। खेतों व बगीचों में जमीन में उपस्थित मिट्टी की छोटी छोटी गोलियों के बीच इनको देखा जा सकता है। इनके उत्सर्जित मल को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप किसी गांव से रिलेट करते होंगे तो इस तरह से ये लोग अपना घर बनाते हैं। किससे? मिट्टी से। मिट्टी की ऐसे बनाते हैं और इसी में घर बनाते हैं ऐसे करके। इसमें एक छेद रहता है यहाँ पे, जिसके माध्यम से ये लोग ये छेद के अंदर जाते हैं और उसी में रहते हैं, ठीक है। और इनके मल से क्या हमें मिलता है, वर्मी कंपोस्ट, जो कि बहुत ही उपजाऊ है। मतलब वो बहुत ही अच्छा उर्वरक होता है, जिससे खेत में डालने पर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता जो होती है, उर्वरकता क्षमता होती है, वो बढ़ जाती है। अब जानते हैं कि भारतीय केंचुआ का क्या नाम है। तो फेरेटिमा ल्यूम्ब्रिकस सामान्य भारतीय केंचुआ है। देखिए केंचुआ कई टाइप है, लेकिन जो भारत में पाया जाता है सामान्य रूप से उसको हम लोग कहते हैं फेरेटिमा ल्यूम्ब्रिकस, ठीक है। अब जान लेते हैं कि केंचुआ दिखता कैसा है। तो आप यहाँ से फिगर में देख रहे होंगे, ये केंचुआ है ऐसे, ये इसका मुख है ऊपर वाला पार्ट, और इसमें देखिए कई खंड होते हैं, ठीक है, कई खंड होते हैं इसमें। और इसके मुंह का आप संरचना देखिएगा, इसको अगर जूम करके देखा जाए तो आपको ये वाला भाग ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। और ये जो है ऊपर, इसे हम लोग कहते हैं परितुंड। और परितुंड के बाद एक ऐसी संरचना होती है जिसके नीचे मुख द्वार होता है, ठीक है। ये देखिए नीचे है, ये मुख द्वार है। और इसमें आप देख सकते हैं ये कई विखंडन होता है, मतलब कई सारा इसमें खंड होता है। इस पे फिर से आएंगे। चलिए हम लोग अब जानते हैं आकारिकी के बारे में, यानी इनका आकार कैसा होता है, इसके बारे में टोटल डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। आकृति, शरीर लंबा व बेलनाकार होता है। फिगर में आपने देखा ही शरीर कैसा होता है, तो लंबा और बेलनाकार होता है। रंग कैसा होता है, तो हल्का भूरा रंग का होता है। खंड, इनमें 100 से 120 खंड पाए जाते हैं। देखिए फ्रेंड, मैंने आपके लिए रिफाइंड इंफॉर्मेशन बिल्कुल लेकर के आया हूँ, जो बिल्कुल जरूरत है उतना ही, एक्स्ट्रा बातें नहीं है। सतह, पृष्ठ तल पर मध्य रेखा तथा अध्यय तल पर जनन क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक है। पृष्ठ तल पे क्या पाया जाता है, तो मध्य रेखा, और अध्यय तल पे क्या पाया जाता है, जनन क्षेत्र। मुख, शरीर के अग्रभाग में प्रथम खंड एक पाली के समान होता है, जिसमें परिमुख कहते हैं, जिसमें मुख होता है। मैंने आपको यहाँ फिगर में दिखाया, देखिए यहाँ पे ये मुख द्वार है और इसके ये पूरा को प्रमुख कहते हैं, इस वाले हिस्से प्रमुख कहते हैं, और उसी में होता है मुख द्वार। अब जानते हैं तो कि पर्यानिका क्या होता है। तो केंचुआ में 14वें से 16वें खंड तक एक चौड़ी ग्रंथिल गोलाकार पट्टी होती है, जिसे पर्यानिका कहते हैं। पर्यानिका किसे कहते हैं, तो 14वें से 16वें खंड तक एक चौड़ी ग्रंथिल गोलाकार पट्टी होती है, जिसे पर्यानिका कहते हैं। शुक्र ग्रह रंध्र, शुक्र ग्राहिका रंध्र क्या है,
तो ये 4 जोड़ी होते हैं और 5वें से 9वें खंड के अध्यय पार्श्व भाग में पाए जाते हैं। फिगर के माध्यम से आपको मैं जब बताऊंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर होते जाएगा। फिलहाल ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप नोट कर सकते हैं कॉपी में या याद रख सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके उसको देख भी सकते हैं। अगर आप नोट चाहते हैं तो आपको विज्ञान तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कीजिएगा। वहां पे मैं इस नोट्स को डाल दूंगा चैप्टर समाप्त होने के बाद। मादा जनन रंध्र, अब देखिए मादा जनन रंध्र यानी उसके लिए जो अंग होता है वो रंध्र के रूप में होता है, वो कहाँ होता है? तो यह 14वें खंड के मध्य अध्यय रेखा पर होता है। याद रखिएगा मादा जनन रंध्र कहाँ होता है? तो 14वें खंड पे। और नर जनन रंध्र ये होता है 18वें खंड के अध्यय पार्श्व भाग में होता है। वृकरंध्र ये प्रथम 2 खंडों को छोड़कर संपूर्ण शरीर में होते हैं। कहाँ पे होते हैं? तो प्रथम 2 खंड छोड़ दीजिए वृकरंध्र के लिए, और प्रथम 2 खंड छोड़ने के बाद जितने सारे खंड बच गए सब में ये होता है। शुक्र प्रथम खंड, अंतिम खंड व प्रयाणिका को छोड़कर सभी खंड एस आकृति के शुक्र पाए जाते हैं जो गति में सहायक होते हैं। तो ये क्या करते हैं जी? एस आकृति के जो शुक्र होते हैं वो, तो इन्हें गति करने में सहायता करते हैं। गुदा यह दरारनुमा खंड अंतिम खंड में स्थित होता है। कहाँ होता है? तो दरारनुमा होता है और ये कहाँ होता है? अंतिम खंड में होता है। अब आंतरिक आकार की देखते हैं कि अंदर से इनकी शरीर कैसी होती है। देह भित्ति अर्थात बॉडी वॉल, यह पतली एक कोशिकीय परत होती है जिसे ऊप त्वचा कहते हैं। ऊप त्वचा के नीचे अधिचर्म होती है जो स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, जिसमें स्रावी कोशिकाएं भी शामिल है। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि स्तंभाकार उपकला ऊतक क्या होता है। ठीक है, तो आप पहले वाला वीडियो देखिएगा तो अच्छे से समझ में आ सकता है। आराम से आप पूरा वीडियो देखिएगा तो ऐसे भी आपको चैप्टर ऐसे ही पूरा क्लियर हो जाएगा, आपको ज्यादा कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आहार नाल जानते हैं। मुख अर्धचंद्राकार मुख प्रथम खंड में उपस्थित होता है। मैंने आपको दिखाया ही ऐसे था मुख, इसमें ये प्रथम खंड में ही होता है। मुख गुहा यह प्रथम से तीसरे खंड तक फैली रहती है, पहला खंड से तीसरा खंड तक। ग्रसनी मुख गुहा ग्रसनी में खुलती है, यह 3 से 4 खंड में पाई जाती है। ठीक है, तो कहाँ पे खुलती है? ये मुख गुहा ग्रसनी में खुलती है जो 3 से 4 खंड में पाई जाती है। ग्रसिका ग्रसनी एक छोटी संकरी नलिकाओं में खुलती है, ये संकरी होगा, जिसे ग्रसिका कहते हैं। यह 5 से 7वें खंड में पाई जाती है। तो ग्रसनी क्या होती है? एक छोटी सी संकरी नलिका में खुलती है, जिसे क्या कहेंगे हम? ग्रसिका कहेंगे। और ये कहाँ पाई जाती है? तो 5वें से 7वें खंड के बीच पाई जाती है। अब पोषणी देखते हैं। यह 8वें से 9वें खंड में पाई जाती है तथा सरी गली पत्तियों और मिट्टियों को पीसने में मदद करती है। पोषणी का काम क्या है? तो ये क्या करेगा? मिट्टी को और सड़ी गली जो पत्तियां होती है उन्हें पीसने का काम करता है। और ये होता कहाँ है? तो ये 8वां से लेकर 9वां खंड के बीच में होता है। अमाशय पोषणी अमाशय में खुलती है। अमाशय 9वें से मतलब 9वें खंड में से 14वें खंड तक पाया जाता है। कहाँ से? 9वें से लेकर 14वें तक पाया जाता है अमाशय। अमाशय कैल्फेरस ग्रंथियां ह्यूमिस में उपस्थित ह्यूमिक अम्ल को उदासीन कर देती है। देख लीजिए, अब मैं आपको जो बता रहा था यहाँ पे आप फिगर में देखिएगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये है मुख, कहाँ पे है? प्रथम खंड में ही यहाँ पे ये पाया जाता है। उसके बाद आप ग्रसनी देख सकते हैं यहाँ पे, ये 4-5वें खंड में आपको दिख रहा है। साथ ही ये ग्रसिका का खंड देख लीजिए, ये 7 से 8 खंड के बीच में है। ऐसे ही आप पोषणी देखिएगा तो ये 8वें-9वें खंड के बीच में पोषणी आपको दिखाया जा रहा है, और इसके नीचे आप देख रहे हैं इसको अमाशय को। ठीक है, तो मैंने जितना अंग बताया उसमें आप खंड के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा अंग कहाँ है। बाकी जो होगा उसे मैं फिर से आगे बताता हूँ। अब देखिए, आंत की बात करते हैं। तो आंत कहाँ पे होता है? यह 15वें में अंतिम खंड तक पाई जाती है। यह नलिका रूपी संरचना है। 26वें खंड में एक जोड़ी अर्धनाल निकलती है। आंत के 26वें से 35वें खंड तक आंत वलय पाए जाते हैं जो अवशोषण क्षेत्र बढ़ाते हैं। देखिए, आंत कहाँ से पाई जाती है? तो 15वें से अंतिम से पाई जाने शुरू हो जाती है, मतलब 15वें खंड से लेकर के और अंतिम तक
पाई जाती है। आपको यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे है, ये 15वां खंड है, यहाँ से आंत्र लेकर के पूरा चारों तरफ पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। गुदा के बारे में तो मैंने बताया ही था। आगे अब जानते हैं परिसंचरण तंत्र के बारे में। केंचुए में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसके निम्नलिखित भाग हैं। अब देखिए, बंद परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या होता है कि इनमें नलिका में मतलब जो रक्त वगैरह है वो एक नलिका के माध्यम से प्रवाहित होता है। ठीक है, तो इसलिए उसे हम कहेंगे बंद परिसंचरण तंत्र। तो इसमें बंद परिसंचरण तंत्र होता है। रुधिर वाहिकाएं, रुधिर संचरण हेतु सुविकसित रुधिर वाहिकाएं होती है जो रुधिर को आहार नलिका, तंत्रिका रज्जु व शरीर भित्ति तक पहुंचाती है। तो जो रुधिर वाहिकाएं हैं, मतलब जो रुधिर को लेकर जाने वाली नलिकाएं होती है, उसी को हम वाहिकाएं यहाँ पे कह रहे हैं। वो क्या होता है, आहार नलिका, तंत्रिका रज्जु व शरीर भित्ति तक पहुंचती है और वो रुधिर को पूरा चारों तरफ अंग में पहुंचाती है। रुधिर ग्रंथियां ये 4वें, 5वें व 6वें खंड में पाई जाती हैं। ये हीमोग्लोबिन व रुधिर कणिकाओं का निर्माण करती है। रुधिर ग्रंथियां क्या करती हैं, तो हीमोग्लोबिन और रुधिर कणिकाओं का निर्माण करती हैं। रुधिर जानते हैं क्या होता है, तो रुधिर में प्लाज्मा व रक्त कणिकाएं पाई जाती है। प्लाज्मा भक्षाणु प्रकृति का होता है। अब जानते हैं हृदय के बारे में। केंचुए में 4 जोड़ी नलिकाकार असंकुचनशील हृदय होते हैं जो 7वें, 9वें, 12वें और 13वें खंड में पाए जाते हैं। आप देखिए यहाँ पे 7वें, 9वें, 12वें और 13वें खंड में आप देख सकते हैं ये हृदय है। ठीक है, आपको ये पार्श्व हृदय है और ये प्रासग्रसीय हृदय है। तो आप पार्श्व हृदय कहाँ पे देख सकते हैं, तो ये 7वें और 9वें खंड में है, और जो पार्श्वग्रसीय हृदय है वो 12वें और 13वें खंड में है। आप यहाँ फिगर में आराम से देख सकते हैं। ठीक है, अब जानते हैं श्वसन तंत्र के बारे में। तो केंचुए में विशिष्ट श्वसन तंत्र का अभाव होता है। श्वसन नम सतह से होता है। ठीक है, तो इसमें श्वसन तंत्र पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, उसका अभाव होता है। और श्वसन कहाँ से होता है, तो नम सतह से होता है। अब जानते हैं उत्सर्जन तंत्र के बारे में। केंचुए में उत्सर्जी अंग के रूप में 3 प्रकार के वृक्क पाए जाते हैं। पहला है पटकीय वृक्क, ये 15वें खंड से अंतिम तक पाए जाते हैं। ये अंतः खंडीय पटों में स्थित होते हैं, ये आंत में खोलते हैं। ठीक है, तो पहला कहाँ है, ये 15वें खंड में से लेकर अंतिम तक पाया जाता है। और कहाँ स्थित होता है, तो ये अंतः खंडीय पटों पर स्थित होते हैं। और कहाँ पे खोलते हैं, तो आंत में खोलते हैं। दूसरा जानते हैं, दूसरा है अध्यावरणीय वृक्क, ये 3रे खंड से अंतिम खंड तक देह भित्ति की आंतरिक सतह में पाए जाते हैं तथा शरीर की सतह पर बाहर की तरफ खोलते हैं। वो कहाँ खोलता है, आंत में। ये कहाँ खोलता है, बाहर। अब तीसरा है ग्रसनीय वृक्क, ये 4 से 5 व 6वें खंड में 3 युग्मित गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं तथा ग्रसनी में खोलते हैं। ठीक है, तो एक खोलता है आंत में, दूसरा खोलता है बाहर और तीसरा खोलता है ग्रसनी में। आप केंचुआ के मुंह को देख सकते हैं, मैंने ऊपर भी आपको दिखाया। देखिए ये मुख है, यहाँ पे छेद की जैसी आकृति है और ये पूरा मुख गुहा कहलाता है ये वाला क्षेत्र। यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्रसनी है और इसमें ये रक्त ग्रंथि है जहाँ पे रक्त का निर्माण होता है या उससे परिसंचरण होता है उसका। और यहाँ देख सकते हैं आप वृक्क वाहनियाँ, ये वृक्क वाहनी है। ठीक है, और ये ग्रसनी वृक्कों की फिगर दिखाई गई है। यहाँ पे ये वृक्क आपको दिख रहा है। बस इसमें तो बस इतना ही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और जानते हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में। केंचुए में तंत्रिका तंत्र खंडीय गुच्छकों के रूप में होते हैं जो तंत्रिका रज्जु पर सुव्यवस्थित होता है। तो तंत्रिका तंत्र कहाँ होता है, तो तंत्रिका तंत्र खंडीय गुच्छों के रूप में पाया जाता है और ये तंत्रिका रज्जु पर व्यवस्थित होते हैं। तंत्रिका रज्जु 3 व 4 खंडों में गर्जिका को घेरते हुए तंत्रिका वलय बनाता है। यह तंत्रिका वलय तंत्रिकाओं के साथ मिलकर संवेदी अंगों व अनुक्रियाओं का संचालन करता है। संवेदी अंग केंचुओं में आंखों का अभाव होता है। देखिए केंचुओं में आंखों का अभाव होता है। हम संवेदी अंग के बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो केंचुओं में क्या होता है, आंखों का अभाव होता है। प्रकाश की तीव्रता में अंतर करने के लिए प्रकाशग्राही तथा स्पर्श ज्ञान के लिए स्पर्शिग्राही अंग होते हैं। रसायनों के ज्ञान हेतु स्वादग्राही अंग पाए जाते हैं।
तो देखिए इनमें तो पहले अच्छे से देख नहीं सकते हैं, इसलिए इसमें क्या होता है कि प्रकाश की तीव्रता के आधार पर ये अंदाजा लगाते हैं और स्पर्श करके जानते हैं कि आगे खतरा है कि नहीं है। तो इसलिए इसमें प्रकाशग्राही होता है और स्पर्श ज्ञान करने के लिए स्पर्शग्राही अंक होते हैं। जो प्रकाशग्राही है वो प्रकाश को ग्रहण करता है और जो स्पर्शग्राही है वो किसी चीज में सटते ही यानी स्पर्श होते हैं उसको पता चल जाता है। साथ ही इसमें स्वाद लेने के लिए स्वादग्राही भी होते हैं यानी स्वादग्राही अंग भी होते हैं। अब जानते हैं प्रजनन तंत्र के बारे में। प्रजनन तंत्र, ये देखिए सबसे पहले तो केंचुआ क्या है, उभयलिंगी प्राणी है, ठीक है, और इनमें लैंगिक जनन होता है और स्वनिषेचन होता है, ठीक है। नर जनन तंत्र, वृषण, 2 जोड़ी सफेद रंग के वृषण 10वें व 11वें खंड में पाए जाते हैं। तो वृषण कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है 10वें व 11वें खंड में, और किस रंग का होता है, सफेद होता है, और ये 2 जोड़ी होते हैं। शुक्र वाहिनियां, शुक्र वाहिनी वही है जिसमें शुक्र क्या होता है, शुक्राणु निकलते हैं। तो 2 जोड़ी शुक्र वाहिनियां 18वें खंड में खुलती हैं। प्रोटेस्ट ग्रंथि, आंत के पार्श्व में सफेद रंग की एक जोड़ी चपटी प्रोटेस्ट ग्रंथि पाई जाती है जो 20वें खंड तक फैली रहती है। इसका स्राव शुक्राणु को गतिशील बनाते हैं, ठीक है। ये मानव में हम लोग पढ़े थे, वही काम इसमें भी होगा। शुक्राशय, 11वें व 12वें खंड में शुक्राशय पाए जाते हैं। शुक्राणु धानियां 6वें व 9वें खंड में तक 4 जोड़ी शुक्रधानियां पाई जाती है जो मैथुन के समय शुक्राणुओं का संग्रहण करती है। तो शुक्राणुओं का संग्रहण कौन करती है, तो ये है शुक्राणु धानियां जो 6वें 9वें खंड तक पाई जाती है और ये 4 जोड़ी होती है। मादा जनन तंत्र, चलिए अब ये जान लेते हैं कि मादा जनन तंत्र कैसा होता है। तो अंडाशय, एक जोड़ी अंडाशय 12वें व 13वें खंड के अंतरखंडीय पट पे पाए जाते हैं जिनमें अक्राणुओं का निर्माण होता है। अंडाणुओं का, यहाँ पे गलती हुआ है, ये अंडाणुओं का याद रखिएगा, यहाँ पे क्या होगा, अंडाणुओं का निर्माण होता है। अब अंडवाहिनियां जानते हैं, एक जोड़ी अंडवाहिनियां पाई जाती है जो आपस में जुड़कर 14वें खंड के अधर तल पर मादा जनन छिद्र के रूप में बाहर निकलती हैं। आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि देखिए शुक्र ग्राहिका है, यहाँ पे आप जो संरचना देख रहे हैं ये केले जैसी संरचना है वो शुक्र ग्राहिका है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 जोड़ी हैं यानी 4 की संख्या में शुक्राशय है। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे अंडाशय है। ये अंडवाहिनी है जो क्या करती है, ओवुलेशन के समय में ये अंडाणुओं को ये निर्मोचित करती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट ग्रंथि है। प्रोटेस्ट ग्रंथि क्या करता है कि यह शुक्राणुओं के क्रिया को तेज करता है यानी शुक्राणुओं के बढ़ने की गति को बढ़ाता है। अब हम लोग जानते हैं कि मैथुन क्रिया के बीच में यानी इनमें कैपुलेशन कैसे होता है, ये लोग मैथुन क्रिया कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैथुन क्रिया वर्षा काल में रात्रि के समय बिलों के बाहर जमीन की सतह पे होता है। देखिए कहाँ होता है, तो सबसे पहले याद रखना है कि रात्रि में होगा। ये मैथुन कब करेंगे, रात्रि में। यहाँ पे मैथुन का मतलब वही है कि मेल जब अपना वो जनन अंग फीमेल के शरीर में डालता है यानी जिसे हम लोग सेक्स कहते हैं, उसकी बात हो रही है, उसी को मैथुन कहते हैं। तो कहाँ पे होता है, तो रात्रि में होता है, बिलों से बाहर होता है और जमीन पे होता है। मैथुन क्रिया में 1 घंटे का समय लगता है। देखिए कितना लंबा समय लग रहा है, 1 घंटे का। मैथुन क्रिया हेड ऑन टेल अवस्था में होती है। प्रक्रिया के दौरान 2 केंचुए पास पास आते हैं, एक का नर जनन छिद्र दूसरे के मादा जनन छिद्र के संपर्क में आ जाते हैं तथा शुक्राणुओं का आदान प्रदान करते हैं। देखिए भले ही केंचुआ द्विलिंगी होता है लेकिन इनको जनन करने के लिए 2 केंचुओं का मिलना आवश्यक होता है। कैसे, तो ये होते हैं हेड ऑन टेल के पोजीशन में, मतलब ऐसे पोजीशन में आते हैं कि एक का क्या होता है, मतलब नर जनन अंग और दूसरे का मादा जनन अंग। ये मान लीजिए कि ये नर बन गया, मतलब उसमें कोई भी नर बन सकता है और कोई भी मादा, और एक हो गई मादा, ठीक है। तो इसका नर जनन अंग इस मादा जनन अंग के सामने आ जाएगा और फिर उनका शुक्राणुओं का क्या होगा, आदान प्रदान हो जाएगा। अब जानते हैं कोकून का निर्माण। पर्यानिका की ग्रंथिल कोशिकाओं द्वारा कोकून का निर्माण होता है। शुक्राणुओं और अंडाणुओं को कोकून में जमा किया जाता है, कोकून में ही निषेचन भी हो जाता है। परिवर्धन जान लेते हैं जल्दी से, वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है। तो निषेचन से बना युग्मनज भ्रूण में बदल जाता है, भ्रूण कोकून में ही रहता है। लगभग 13 सप्ताह बाद कोकून से 2 से 20 शिशु बाहर निकलते हैं। परिवर्धन प्रत्यक्ष प्रकार का होता है।
तो एक बार में कितने केंचुए बनते हैं? तो 2 से लेकर 20 तक। अब आर्थिक महत्व जान लेते हैं कि इनका महत्व क्या है। तो केंचुए का मल जैव खाद के रूप में उपयोग में लाया जाता है। जो केंचुए का मल होता है वो उत्तम क्वालिटी का खाद होता है, ठीक है। दूसरा, यह मिट्टी में बिल बनाकर जमीन को छिद्रित व उपजाऊ बनाता है। अब जहाँ पे ये मिट्टी में रहते हैं उस मिट्टी को ये क्या करते हैं? उपजाऊ बनाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे बिल करते हैं। केंचुआ मछली पकड़ने के लिए सहायक होता है, यानी केंचुए को पकड़ करके, आपने देखा होगा गांव में लोग बंसी में केंचुए को फंसा करके और फिर मछली को पकड़ते हैं। केंचुआ किसान का मित्र कहलाता है, क्योंकि कई प्रकार से किसानों का यह मदद करता है। तो ये इनका आर्थिक महत्व है। वीडियो काफी लंबा हो गया है और मुझे उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। इसको आप लोग कॉपी पे जरूर नोट कीजिएगा। यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई सुझाव हो तो वो भी कमेंट में लिखिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, खराब लगा है तो डिसलाइक कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।